स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप लोग ये पोस्टर देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ चैप्टर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, आज का वीडियो जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो आपके बहुत सारे जो मेजर कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको इस चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम इसके इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ना अफोर्ड नहीं करते हैं। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हैं 100% ऑफ योर मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स का सफ़र। ओके, तो यहाँ पे सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है वो ये है that carbon cannot reduce the oxides of sodium and magnesium and aluminium to their respective metals. Why? Where are these metals placed in the reactivity series? How are these metals obtained from their ores? Take an example to explain the process of extraction along with chemical equations. एक ही क्वेश्चन में देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं। तो कभी भी आपको ऐसा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर दिखाई देता है आपके एग्जाम्स में, आपको हर एक पार्ट का जो आंसर है केयरफुली करना है। इसे एकदम पढ़ के घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये है, कार्बन की बात हो रही है दैट कार्बन कैन नॉट रिड्यूस। जो कार्बन है वो सोडियम, किस किस की बात हो रही है, हम हमारे पहला आंसर लिखेंगे हमारे आंसर में फर्स्ट। देखो किस किस की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सोडियम दैट इज Na, मैग्नीशियम दैट इज Mg एंड एल्यूमिनियम। कहते हैं ये जो हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इन सभी को जो कार्बन है वो रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, रीज़न पूछा हुआ है क्यों नहीं कर सकता। अगर आपने ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा होगा आपको पता है कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, एलिमेंट्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड एलिमेंट्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, अगर हम लोग हमारी मेटल एक्टिविटी सीरीज को रिकॉल करें, ये जो हमारे पास पांच एलिमेंट्स हैं पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इन्हें कैटेगराइज किया गया है इनटू द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। इसके बाद जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर, इन्हें कैटेगराइज किया गया है एज एलिमेंट्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सभी के सभी जो है ये हमारे पास आ जाते हैं लो रिएक्टिविटी में। तो पूरी की पूरी मेटल एक्टिविटी सीरीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इनटू द एलिमेंट्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी। और आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से याद रखिएगा कि जो हमारे हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता है, कार्बन रिड्यूस कर सकता है मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को। तो उन्होंने हमसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सोडियम है, पोटाशियम है दैट इज सोडियम है Na, पोटाशियम है K एंड मैग्नीशियम है Mg और इसके अलावा एल्यूमिनियम बोल रखा है Al। सभी जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं वो हाई रिएक्टिविटी वाले दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि कार्बन इनको रिड्यूस क्यों नहीं कर सकता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, aluminium, these are the metals of high reactivity. Sodium, magnesium, aluminium are the metals of high reactivity. हाई रिएक्टिविटी के ये एलिमेंट्स हैं और इसी वजह से
ऑक्सीजन की तरफ इनकी अफिनिटी ज्यादा है, इसीलिए जो कार्बन है इनको रिड्यूस नहीं करवा सकता। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स। जो ऑक्साइड्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के, सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, दैट इज Na2O, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीजन के साथ जो अटैचमेंट है, ऑक्सीजन के साथ जो अफिनिटी है वो कई गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर अफिनिटी फॉर कार्बन। कार्बन से ज्यादा अटैच तो ये ऑक्सीजन के साथ है ना, तो कार्बन के कहने पर ये ऑक्सीजन को छोड़कर क्यों जाएंगे। तो यही कारण है, सिंस दे आर द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे हैव ग्रेटर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, दैट दीज मेटल्स हैव हायर अफिनिटी, अफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, जो जुड़ाव है, जो लगाव है। दीज मेटल्स हैव हायर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन, एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन से ज्यादा अफिनिटी इनकी ऑक्सीजन के लिए है। For this reason, carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium and aluminium to their respective metals. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया, हमने इस y का जवाब दे दिया। अब इसी से सेकंड क्वेश्चन है, where are these metal placed in the reactivity series? रिएक्टिविटी सीरीज में ये कहाँ पर प्लेस्ड है? दीज आर द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, दैट इज व्हाई दे आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। आप लोग ये चीज भी यहाँ पे मेंशन करेंगे दैट मैग्नीशियम, सोडियम एंड एल्युमिनियम आर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द सीरीज के, सीरीज में ये ऊपर पोजीशंस पर प्लेस्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट है, हाउ आर दीज मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स? टेक एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन अलॉन्ग विद केमिकल इक्वेशंस। अभी हमें कहा गया है कि ये जो हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो अभी हम लोग याद रखेंगे दैट मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी कैन बी ऑब्टेन्ड by electrolytic रिडक्शन। ये चीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि देखिए कार्बन है, कार्बन तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन वो हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को उनकी ऑक्साइड से मेटल में रिड्यूस नहीं करवा सकता। उसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, ड्यू टू द ग्रेटर अफिनिटी ऑफ सच मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो अगर कार्बन इन्हें रिड्यूस नहीं करवा सकता तो इनकी रिडक्शन होगी कैसे? यहाँ पे जो रिडक्शन का मेथड ऑप्ट किया जाता है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सो बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस एक टैंक लिया जाता है which is called as इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। उसे क्या बोला जाता है फिर? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में दो रॉड्स इमर्स करी जाती हैं। टू रॉड्स आर इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। टैंक में रॉड्स इमर्स कर दी। आमतौर पे ये जो रॉड्स होती हैं ये प्लैटिनम जैसे मटेरियल के साथ बनाई होती हैं,
क्योंकि जो प्लैटिनम है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। इसके बाद क्या किया जाता है दैट ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में फिर एक सोल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाएगा। जब भी तो हम इनकी रिडक्शन करवा रहे हैं हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स की, तो इन्हीं मेटल्स के जो मॉल्टन क्लोराइड्स हैं वो फिल किए जाते हैं। मान लो कि हमें जो रिडक्शन है वो सोडियम की करवानी है। अगर हमें सोडियम की रिडक्शन करवानी है तो इसमें मॉल्टन NaCl जो है वो फिल किया जाएगा एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की तरह यहाँ पे मॉल्टन NaCl जो है वो फिल किया जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ में? अगर हमें मान लो कि पोटाशियम को यहाँ पे रिड्यूस करवाना है तो पोटाशियम को मॉल्टन क्लोराइड आ जाएगा। सो बेसिकली जिस भी एलिमेंट को हमें रिड्यूस करवाना है उसका मॉल्टन फॉर्म में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फिल कर दिया जाता है। इसके बाद क्या याद रखेंगे दैट ये जो रॉड्स हम लोगों ने यहाँ पे इमर्स करी हैं, उन रॉड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करा जाता है। किसके साथ करा जाता है? विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है ये रॉड्स के साथ अटैच रहते हैं। द रॉड दैट इज अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दैट इज टर्म्ड एज एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच रहती है उसे कहा जाता है कैथोड। ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो बैटरी मतलब कि जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी है वो एनोड है, जो रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी है वो कैथोड है। अभी होगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर जो NaCl है, NaCl हम लोगों ने ले रखा है मॉल्टन फॉर्म में, तो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये आयोनाइज हो जाएगा इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये क्या होएगा? ये आयोनाइज हो जाएगा इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये आयोनाइज होने पर क्या करेगा? ये ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेगा। अगर आप देखो क्या बन गया यहाँ पूरे के पूरे सोल्यूशन में, यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस जो है वो आ चुके हैं। देखो जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव रॉड, और जो नेगेटिव वाला आयन है इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव रॉड। ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब कि यहाँ पे आपको पता है दैट हमें क्या मिल चुके हैं? हमें मिले हैं केटॉयंस और एक हमें क्या मिला है? एनोयन। तो जो केटायन है, केटायन किसकी तरफ मूव करेगा? कैथोड की तरफ, और एनोयन किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ। क्योंकि आप देख सकते हो केटॉयन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। कैथोड क्या होती है? नेगेटिव। एनोयन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव, और हमारी एनोड क्या है? पॉजिटिव। तो मतलब ऑपोजिट चार्जेस में जो अट्रैक्शन है वो शुरू हो जाएगी, और इसी अट्रैक्शन की वजह से हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज जो सोडियम है उसकी क्लोराइड से ऑब्टेन हो जाएगा। सो अभी होगा क्या? अभी हम लोग देखते हैं कि एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस किस तरह से रहेंगे। देखिए एट एनोड क्या होगा? एट एनोड, एनोड पे याद रखिएगा हमेशा होती है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और हमने ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट पढ़ा है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे गया कौन? एनोयन। एनोयन कौन सा है हमारा? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव कहता मुझे Cl में कन्वर्ट होना है, ये डिस्चार्ज होना चाहता है। Cl नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cl में। पर Cl अकेला स्टेबल थोड़ी ना है, ये तो अनस्टेबल है। Cl हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है? एज Cl2। तो इसलिए दो Cl नेगेटिव्स दो इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? Cl2 में। मतलब एनोड पे क्या होगा? एनोड पर क्लोरीन गैस जो है वो ऑब्टेन होगी। एनोड पे हमें क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। अब
साथ ही में अगर हम लोग कैथोड की बात करेंगे, साथ ही जो रिएक्शन है वो किस पे शुरू हो जाएगा, कैथोड पर। अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। रिडक्शन क्या रहती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या रहती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे जा कौन रहे हैं, कैथोड पे कौन जा रहे हैं, कैटोयन, जैसे कि Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव कहता है भाई मुझे Na में कन्वर्ट होना है, मुझे इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर से लूज हुए हैं वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो 2 Na पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करके 2 Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही जो सोडियम है इट विल बी डिपॉजिटेड अराउंड दी कैथोड। कैथोड के सराउंडिंग में क्या मिलेंगे हमें, Na डिपॉजिट। कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, Na, दैट इज सोडियम का डिपॉजिट। सोडियम जो है वो सारा इस कैथोड के सराउंडिंग में डिपॉजिट हो जाएगा। सो Na विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। और जब इन रॉड्स को निकालेंगे तो कैथोड पे से जो सोडियम के डिपॉजिट है उन्हें निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह से मॉल्टन NaCl से Na को ऑब्टेन किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके इसे एक बार नोट ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। Write the balanced chemical equations to explain what happens when। यहाँ पे देखिए आपको 5 पार्ट्स गिवन है और आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो है वो मेंशन करनी है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड याद रखिएगा HgO को बोलते हैं। HgO इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमें करना है हीट। देखो जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी एक लो रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट है। तो लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को अगर हमारे पास ऑक्साइड्स आती हैं, अगर उनको हम लोग हीट करेंगे तो वो सिंपली अपने मेटल में रिड्यूस हो जाएंगी। तो जब भी हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड दैट इज HgO को हीट करेंगे तब ये रिड्यूस होगा इनटू मर्क्यूरी और साथ में जो ऑक्सीजन है वो इवॉल्व होगी। मर्क्यूरी जो है इसी तरह से अपनी ओर से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्या है हमारे पास, मिक्सचर। मिक्सचर है यहाँ पर किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस ऑक्साइड रहता है Cu2O। Cu2O, दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड। मिक्सचर मतलब इसमें ऐड क्या करा हुआ है, क्यूप्रस सल्फाइड दैट इज Cu2S। दिस इज क्यूप्रस सल्फाइड। याद रखिएगा जो Cu पॉजिटिव आयन होता है, क्यूप्रस वर्ड इज यूज्ड फॉर Cu पॉजिटिव, जबकि क्यूप्रिक है जो वो Cu2 पॉजिटिव के लिए यूज किया जाता है। जैसे आयरन के केस में फेरस एंड फेरिक होता है, फेरस इज Fe2 पॉजिटिव, फेरिक इज Fe3 पॉजिटिव। वैसे ही जो क्यूप्रस है वो Cu पॉजिटिव और जो क्यूप्रिक होता है वो Cu2 पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ से आपने पूरा अच्छे से याद रखना है कि जो क्यूप्रस है वो किसे डिनोट कर रहा है, Cu पॉजिटिव को। तो क्या होगा यहाँ पर, when cuprous oxide and cuprous sulfide are mixed together and then the whole mixture is heated। इस मिक्सचर को जब भी हीट किया जाता है तो इससे ऑब्टेन होता है कॉपर दैट इज Cu along with सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2। अभी ये जो इक्वेशंस है ये बैलेंस नहीं है, एक बार मैं आपको इक्वेशंस समझा दूं क्या क्या है, फिर उसकी बैलेंसिंग तो हम लोग कर ही लेंगे। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थर्ड आ गया
इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं शिफ्ट। थर्ड हमारे पास क्या है, when aluminium is reacted with manganese dioxide, मैंगनीज रहता है Mn, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज MnO2। मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा। आपको पता है दैट एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। बीइंग रिएक्टिव, जो एल्यूमिनियम है वो मैंगनीज को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये मैंगनीज को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और ये हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, अब देखो मैंगनीज ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम से रिएक्शन होने पर एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव इट इज डिस्प्लेसिंग मैंगनीज, तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3 along with Mn। ये मैंगनीज को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नंबर 4 इज फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड विद एल्यूमिनियम। सेम ऐसा ही है बट यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड ले लिया। फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3। फेरिक मैंने आपको अभी बताया ना, Fe3 पॉजिटिव को फेरिक बोलते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड क्या हो गया, Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड विद एल्यूमिनियम। अगेन एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव, ये आयरन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बन जाएगी Al2O3 प्लस साथ में मिलेगा Fe। अच्छा, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो Fe है यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। और ये जो रिएक्शन है इसका एक पर्टिकुलर नेम भी है। दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज थर्मिट प्रोसेस। इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, थर्मिट प्रोसेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। ये जो रिएक्शन है ये रेलवे ट्रैक्स के, जब रेलवे जो पूरे पटरियां होती हैं, जो रेलवे ट्रैक्स है, जब उनमें क्रैक्स आ जाते हैं उन्हीं क्रैक्स को भरने में भी यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड में क्या ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है रिएक्शन के दौरान, तो जो आयरन मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और यही जो लिक्विड आयरन है वो क्रैक्स को फिल करने में यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गए रिएक्शंस। रिएक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी गिवन जो स्टेटमेंट्स हैं उनके ये रिस्पेक्टिव रिएक्शंस है। अब बात रही बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग आप जैसे मर्जी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल, और जैसा भी आपको सूटेबल लगे। अब जैसे यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ 2 लगाने पर मरकुरी भी 2 हो गया है, तो इन मरकुरी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2। नेक्स्ट आ जाते हैं, Cu2O प्लस Cu2S गिव्स SO2। अब देखो 2 Cu यहाँ, 2 Cu यहाँ, 4 तो यही हो गए। सल्फर 1 है, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमें जो है कॉपर जो है वो बैलेंस करने होंगे, लेकिन अगर हम लोग अभी साथ ही में देखेंगे ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ओनली 1। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा सो दैट ये जो ऑक्सीजन है ये बैलेंस हो जाए। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते अभी हमारे कॉपर कितने हो गए, 2 × 2 4, 4 + 2 6, इसलिए अभी यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, 6। अब हमारे कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन तीनों जो है वो बैलेंस हो चुके हैं। सल्फर 1 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, कॉपर 4 2 6, और यहाँ पे भी 6। स्टार्ट। मैंगनीज ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है। मैंगनीज का कोई पंगा नहीं है, वहाँ 1 है यहाँ। लेकिन अब ऑक्सीजन को अब जब भी हम बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2, अगर हम लोग यहाँ 3 लगा देंगे ऑक्सीजन 6 हो गए, यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो गए। पर इस चक्कर में एल्यूमिनियम कितने हो गए, 4, इसलिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 4। मैंगनीज हो गए 3, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 3। सिंपल इक्वेशंस को तो हिट एंड ट्रायल से बैलेंस किया जा सकता है। देन फेरिक ऑक्साइड पे आ जाइए।
यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे Fe2 है, वहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, वहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, अल्मीनियम 2 है, बस ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगा देंगे तो अल्मीनियम बैलेंस, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो आयरन बैलेंस। Fe भी 2 हो गए, Fe 2, अल्मीनियम 2, अल्मीनियम 2, ऑक्सीजन 3 हो, ये इक्वेशन भी हो गई बैलेंस। चलिए इसके बाद लास्ट, जिंक कार्बोनेट अंडरगोज कैल्सिनेशन। जिंक कार्बोनेट दैट इज ZnCO3। कैल्सिनेशन मीन्स इसको हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन क्या रहती है? कैल्सिनेशन ऐसी प्रोसेस रहती है जिसमें ओर को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट द रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। अगर आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जैसी टर्म्स जो है वो क्लियर नहीं है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब भी हम लोग बात कर रहे हैं कैल्सिनेशन की, कैल्सिनेशन इज हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करना। जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये हमें प्रोवाइड करेगा जिंक ऑक्साइड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड, ZnO प्लस CO2। और ये इक्वेशन जो है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एक जिंक, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, दोनों साइड पे इक्वेशन बैलेंस्ड है। और इस तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। अब देखो इसी क्वेश्चन में कितने सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं हम लोगों ने कवर करे हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question is, draw a schematic diagram of the various steps involved in the extraction of metals from ores of metals of medium reactivity for metals of low reactivity। कहते हैं पूरा आपने एक schematic diagram देना है जिसमें आप various steps बताएंगे कि ores से metal को किस तरीके से जो है वो obtain किया जा सकता है। So देखो जो हमें ओर मिलती है, ओर कोई भी हो, ओर कोई भी हो, सबसे पहले उस ओर को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, उसमें से जो गैंग पार्टिकल्स है, जो अदरवाइज इम्प्योरिटीज हैं, उन्हें रिमूव करना पड़ता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या रहता है? रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करना, कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोसेस है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जो ओर्स हैं, वो जो मेटल है मीडियम रिएक्टिविटी का, हाई रिएक्टिविटी का है। जो कंसेंट्रेशन की प्रोसेसेस हैं वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि ओर और इम्प्योरिटी का नेचर कैसा होगा। सो कोई भी ओर है उसे पहले कॉन्सेंट्रेट तो करना ही पड़ता है। इसके बाद हमारे पास डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होती है, दैट व्हेन वी हैव मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। पहले मीडियम को कवर करेंगे और फिर लो को कवर करेंगे, क्योंकि हमें पूरा जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो बनाना है। ओके, याद रखेंगे हम लोग दैट जो मीडियम रिएक्टिविटी है, मीडियम रिएक्टिविटी की जो ओर्स होती हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उसकी या तो हमारे पास हो सकती है कार्बोनेट ओर, या हमारे पास हो सकती है उसकी सल्फाइड ओर। हम यही चाहते हैं कि चाहे हमारे पास कार्बोनेट ओर हो, चाहे हमारे पास सल्फाइड ओर हो, हम लोग इससे ऑब्टेन क्या करना चाहते हैं? हम इन दोनों से ही ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड ऑब्टेन करना चाहते हैं, कार्बोनेट ओर से भी और सल्फाइड ओर से भी। सो कार्बोनेट ओर में क्या रहेगा? सिंपली जो है हम लोग हीट करेंगे,
लेकिन सल्फाइड के केस में क्या रहता है, ऑक्सीजन ऐड करके फिर हीट किया जाता है। मतलब इन केस ऑफ कार्बोनेट और कैल्सिनेशन का प्रोसेस लगेगा, जबकि सल्फाइड और के केस में रोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो एम्प्लॉय होगा। एक बार मेटल की ऑक्साइड मिल गई, देन मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कार्बन। कार्बन ऐड करा जाएगा, कार्बन की हेल्प से क्या करवाया जाएगा, इसे रिड्यूस इनटू द रिस्पेक्टिव मेटल। जब रिस्पेक्टिव मेटल मिल गया उसके बाद होनी है इसकी रिफाइनिंग। मेटल मिलने के बाद क्या होगी, रिफाइनिंग। मेटल मिलने के बाद क्या होगी, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल की मेटल में जो और इम्प्योरिटीज हैं उन्हें खत्म किया जाएगा। लो रिएक्टिविटी के केस में हमारे पास रहती है सल्फाइड और की करी जाएगी। देखो सल्फाइड के केस में यहाँ पे क्या हो रही है, रोस्टिंग। कार्बोनेट के केस में होती है कैल्सिनेशन। तो यहाँ पे भी सल्फाइड और है, तो यहाँ पे भी कौन सी प्रोसेस जो है वो एम्प्लॉय करी जाएगी, रोस्टिंग की। रोस्टिंग करने के बाद मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करने के लिए इनटू द रिस्पेक्टिव मेटल कार्बन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपली हीट करेंगे और मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार मेटल मिल गया उसके बाद तो प्रोसेस रह जाती है रिफाइनिंग। उसके बाद जो प्रोसेस बचेगी दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। फिर मेटल को जो है वो रिफाइन कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ है, यहाँ पर इस तरह से हम लोग जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है करवाने के लिए। अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 इसका जल्दी से जल्दी आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसे एक अच्छे नंबर ऑफ़ शेयर्स तक पहुँचाइए, अच्छे नंबर ऑफ़ व्यूज़ तक पहुँचाइए। तो फिर जल्दी ही आपके लिए जो सेकंड पार्ट है वो भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल की जैसे ही जो नेक्स्ट पार्ट है वो रिलीज़ होता है तो आपको उसकी खबर है जो उसी समय मिल जाए। लेकिन इसके लिए आपको प्रेस करना होगा बेल आइकन, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड कीप ऑन शेयरिंग द कंटेंट। अभी हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।